सर बी का, पिछले वाला। 3B। बड़ा क्वेश्चन बताना, मुझे 3 पे मालूम नहीं कौन सा है, ये वाला है क्या? नो सर। क्वेश्चन देखो बेटा, टीपीपी नंबर मतलब केमिकल काइनेटिक्स में कौन सा विविधता, केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड वाली। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बेटा क्वेश्चन का आईडी लिखा होगा, आईडी बोलो, क्वेश्चन आईडी, जो क्वेश्चन का आईडी दिया गया था वहां पर, सर एक सेकंड दे। सर जो डीपीपी में तो हमें क्वेश्चन का देता आईडी, है। मिला बेटा क्वेश्चन आईडी मिला? नहीं मिला? ओके, तो नहीं सर, ये केमिकल काइनेटिक्स मैं का आपको टीपीपी 1, केमिकल काइनेटिक्स का बोल टीपीपी 1 है, 2 है? DPP 2 है। केमिकल काइनेटिक्स टीपीपी 2 है, तो टीपीपी 2 ये है बेटा केमिकल काइनेटिक्स का। इसका 15। इसी का 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है ना बेटा, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच, यही है ना? सर ये कौन सा आ रहा है, मेरे में तो अलग आ रही है सर DPP। एक मिनट में दूसरा देख लेता हूँ। डेट मालूम बेटा, डेट क्या था टीपीपी का? एक सेकंड सर, मैं वही देख रहा हूँ। केमिस्ट्री सर, DPP का डेट है हमारा 6 जून 2020। 6 जून को, ठीक है। जून को कोई भी दिया नहीं गया है केमिस्ट्री में, ये मैं देखता हूँ। ये वाला बेटा, इसका क्वेश्चन उसका यही है क्वेश्चन, ये देख रहे हैं बेटा, ये है क्या? यस सर, यही है। तो इसमें डाउट, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन में, द रेट लॉ ऑफ फॉर द रिएक्शन A + 2B gives C is found to be rate is equal to KAB. Concentration of reactant B is double. Keeping the concentration of a reactant, the value of rate constant will be. ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा, एक मैंने बताया था, है ना? दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रेशर हाफ कर दो या वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, कंसंट्रेशन हाफ कर दो या इंक्रीज कर दो, तो रेट में या उसमें क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है A + 2B gives C, रेट दिया गया है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो रेट लॉ यहाँ पर ए बी है ना, तो ए और बी हम केवल रेट लॉ देखेंगे, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं बेटा, कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, तो ऑर्डर दोनों का 1 1 है, ए के रिस्पेक्ट में 1 है, बी के रिस्पेक्ट में भी 1 है। द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स से यहाँ चलता है, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो डबल किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, तो क्या होगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर ए और बी था, ठीक है। The concentration of B is double, keeping the concentration A constant, the value of rate constant will be. तो ये तुम्हारा इनिशियल रेट था रेट 1, मान लेते हैं जब तुमने रेट कंसंट्रेशन डबल किया तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट के, ए का कंसंट्रेशन फिक्स है और बी का जो कंसंट्रेशन तुमने डबल कर दिया 2b कर दिया, ठीक है, ये दिया गया बेटा क्वेश्चन में ना, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल कीपिंग द कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट, ए का कंसंट्रेशन सेम है और बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी,
तो क्या रेट कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा बेटा? नो सर। क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है ना, रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो जब तुम रेट को देखोगे, रेट इनिशियल डिवाइड बाय रेट सर तो इसका आंसर बी क्यों दे रखा है सर? रेट 2 करोगे तो ये सर ए देना चाहिए ना इसका आंसर। अच्छा, इसका आंसर गलत दिया है। हाँ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ गलत दिया है। सर या तो ये पूछा हो सर ये पूछ रहा था, द वैल्यू ऑफ रेट विल बी। हाँ ठीक है, ये आंसर गलत दिया बेटा। यहाँ पर रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो गलत है। और सर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 16 एक बार 16 को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तुम पूछना बेटा आगे, है ना। 16 को देख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर 3-fold the rate of reaction of H2S plus O2 gives product would increase। तो प्रेशर को 3-fold इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस H2S plus O2 gives product P, ठीक है। रेट पूछ रहा है, अगर तुमने प्रेशर को 3-fold के बाद 3 टाइम्स कर दिया तो रेट क्या हो? तो रेट लॉ यहाँ लिखेंगे, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2S स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। तो अभी जो इनिशियल कंसंट्रेशन H2S का है उसको क्या किया गया बेटा? यहाँ पर प्रेशर को 3-fold किया गया है ना, इंक्रीजिंग द प्रेशर 3-fold। तुम्हें मालूम है अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगी, तो कोई इस तरह से दिया गया है पिस्टन और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जितना प्रेशर को इंक्रीज करोगे उतने टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में रखेंगे, जो कंसंट्रेशन है प्रेशर टर्म्स रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका स्क्वायर कैसा है यहाँ पर? देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, देखो the increasing the pressure 3-fold the rate of reaction twice H2 plus O2 this product। यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कुछ नहीं बता रहा है, तो हम लोग रिएक्शन को एलिमेंट्री मानेंगे और एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट होगा वही, हाँ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही उसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके सर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, याद रखो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होने वाला। जब तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल था यहाँ पर, अब तुमने क्या किया? रेट 2 में लिखा रहा हूँ, रेट 2 फाइनल रेट, ठीक है। अब तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया बेटा? प्रेशर को तुमने 3-fold इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम क्या होगा? 3-fold डिक्रीज जाएगा। जो वॉल्यूम है 1/3 हो जाएगा कि नहीं इनिशियल वॉल्यूम का? बताओगे तुम लोग? यस सर। हाँ, और यहाँ पर भी तुम वही लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 फिक्स है और वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 हो जाएगा इनिशियल का, ठीक है। तो रेट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, ठीक है, डिवाइड बाई B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाई B मल्टीप्लाइड में, देखो 3 जो है 3 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा कि नहीं? ये वाला चेक करो, इतना आ रहा है कि नहीं? यस सर, यही है सर। एंड दिस इज, है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो रेट 2 इज इक्वल टू रेट 1 मल्टीप्लाइड बाई 27, है ना। तो इनिशियल रेट का 27 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओके सर। यस सर। भाई से एलिमेंट्री अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, अगर कुछ न दिया गया हो कि इसका ऑर्डर क्या है, H2S का ऑर्डर क्या है, ऑक्सीजन का ऑर्डर क्या है, तो रिएक्शन को एलिमेंट्री मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सॉल्व होगा? नहीं हो पाएगा ना बेटा। कुछ दिया नहीं गया है तो एलिमेंट्री मानना पड़ेगा, ठीक है, याद रखो। अगर कुछ न इन्फॉर्मेशन कुछ न दिया गया हो तो रिएक्शन को एलिमेंट्री माना जाता है, ठीक है सर। लेकिन जैसे कोई रिएक्शन होता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब वो NO2 वाला, वो तो फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, वो हमें पता ही है, तब भी हम एलिमेंट्री मान के करेंगे।
नहीं नहीं, दिया रहेगा वहाँ पर, अच्छा सर दिया रहेगा। जब तक गिवन ठीक ना हो है, तब तक एलिमेंट्री जब तक मानना न दिया गया हो तो रिएक्शन का एलिमेंट्री मानोगे। केवल रेडियो एक्टिव रिएक्शन है बस उसी को फर्स्ट ऑर्डर मानोगे। ठीक है, और सर आपने रेडियो एक्टिव वो भी रिएक्शन में बताई थी फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, बाकी जितने भी रिएक्शन है वहां पर लिखा रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 16 सर 3। सर 16 तो एक था 3, सर क्वेश्चन 3। नंबर 3। बाकी तो हो गए सर, बाकी तो हो गए। ये 3 में क्या लिखा गया बेटा? ये सर ये सर कुछ ऐसे ही गड़बड़ आता आ है रहा है कई मेरे में, बार। आपके सर में कई आ तुम रहा बार लोगों में है। भी ऐसे यही आ आता रहा है। था या नहीं कुछ सर, गड़बड़ मेरे है में तो इसमें? इसमें अलग आ रहा है, हमारे में तो अलग था। सर सर हमारे इसका में तो आंसर होगा डी, डी होगा इसका आंसर। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। सर ऐसा अच्छा टेस्ट में ठीक भी है, होता ये है कई थोड़ा बार सा आगे। ब्राउजर में प्रॉब्लम था, सही आ गया। ठीक है, हाँ तो देखो ना यहाँ पर, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी if rate constant and initial concentration of the reactant A is 0.5 molar then the half life is, ठीक है, तो हाफ लाइफ ln यहाँ 2 पूछ बाय रहा है। 10। ठीक बेटा, if यस सर। K is the rate constant, तो K है वो रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कंसिस्टेंस 0.5 और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाफ लाइफ क्या होता है बेटा? टी हाफ होता है बेटा 0.692693 डिवाइड बाय के। और हाँ तो ये होगा ना बेटा, तो टी हाफ इज इक्वल टू जो 0.693 आया कैसे, ये ln 2 इंटू 2.303 log 2। मल्टीप्लाइड बाय log 2 डिवाइड बाय के होता है। और ये क्या होगा यस बेटा? ये सर। ln 2 ln होता है। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू ln 2 डिवाइड बाय के। ठीक है, ये जब डेराइव किया गया था वहां पर ये आया था है ना, ओके सबसे सर। पहले यही आया था, फिर उसके Yes. बाद ये सब आया था है ना, 0.693। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 20 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20। The reaction 2x gives y plus z would be zero order reaction when, तो rate remains unchanged at any concentration of y and z। y and z पर डिपेंड तो नहीं करेगा है ना, यस। जो y और z है वो तो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल इफ कंसंट्रेशन ऑफ y इज डबल, ये भी गलत है। ठीक है, y तो प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट को देखना है, तो रिएक्टेंट तुम्हारा C आ रहा होगा C में सर। और D में, तो C और D को तुम्हें चेक करना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ x, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही बेटा ये है स्टेटमेंट है ना, यस, तो क्योंकि वो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन इक्वल होता है, यस सर। तो R इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, रेट Yes. ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर जीरो होगा, पावर जीरो मतलब 1 हो गया, सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो कोई भी कंसंट्रेशन हो रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। डी तो ऐसे इनकरेक्ट हो गया, देखो अगर सी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सर डी कहना क्या चाह रहा है एक बार बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी कहना चाह रहा है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। कंसंट्रेशन तो डिपेंड ही नहीं करेगा, जो रेट है सर वो तो सेकंड रेट ऑर्डर तो के लिए होगा कंसंट्रेशन ना। पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो अगर रेट कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन नहीं डिपेंड करेगा, तो गलत हो गया ना बेटा स्टेटमेंट। सर डी वाला केस तो सेकंड ऑर्डर के लिए होगा ना। यस सर, वो तो ऑर्डर टू ही जीरो बता ऑर्डर के रहा लिए है देख इस रहा है, तरह से। जीरो ऑर्डर क्वेश्चन है बेटा, जीरो ऑर्डर पूछा तो जीरो ऑर्डर को बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके सर ओके। हाँ। और बेटा नेक्स्ट नो क्वेश्चन, सर, नो डाउट सर। नेक्स्ट डीपीपी में सर कल के पेपर में रेडियो एक्टिविटी वाला आएगा। बिल्कुल आएगा, रेडियो जितना पढ़ा पूरा केमिकल काइनेटिक्स आएगा। ठीक है, सर जो लास्ट डीपीपी है इसकी, उसमें हेडिंग लिखी हुई है सरफेस केमिस्ट्री। हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री आ गया? नहीं नहीं, हाँ सर, वो केमिकल गड़बड़ काइनेटिक्स किया की है ना। यही है ना बेटा, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन ये होगा वाला फर्स्ट सर क्वेश्चन, देख रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू द, एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ हाँ ठीक है, ये सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, गलत लिखे होंगे वहां पर। ठीक है, ओके सर, हेडिंग लिखी हुई थी इसलिए पूछा था। हाँ, रेडियो एक्टिविटी हेडिंग गलत डाल दिया वहां पर। यस सर। और बस सर, और कोई डाउट बेटा? अभी डाउट नहीं है सर। क्वेश्चन किया है तुम लोगों ने या नहीं किया है? किए हैं सर, हो रहे ये है थे। सर।
आवाज सही आ रहा है? किसी ने लिखा है वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सर तुषार को नेटवर्क प्रॉब्लम था। सर वो मैंने रीजॉइन कर लिया। अच्छा ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम बेटा बता दिया करो कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, या जो स्क्रीन है स्क्रीन विजिबल नहीं, बता दिया, ठीक है। ओके, Yes. तो यस डीपीपी में कोई डाउट नहीं है, तुम लोगों ने डीपीपी किया भी नहीं, डीपीपी नहीं करोगे, डिस्कस नहीं होगा, कैसे टेस्ट में कैसे लिखोगे बेटा, है ना? सर किया है। करना पड़ेगा डीपीपी, तो डीपीपी करो तुम लोग। तो हम लोग आज पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग जानते हो, तुम लोगों ने क्लास 11th में जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें पढ़ा था, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर Yes, जो sir. IIT-JEE सिलेबस है उसमें है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स रिलेशन विद डेल्टा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी, कोलराट्स लॉ, कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है, अब बिल्कुल नया तुम लोगों के लिए, यहाँ जितनी भी टर्म्स है सब के सब न्यू तुम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा हाँ तुम पहले से पढ़े, आप पहले से तुम जानते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जानते हो लेकिन मैक्सिमम चीज तुम नहीं जानते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है बेटा कि इलेक्ट्रो का तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट हो गया, और दूसरा हो गया केमिकल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री दो का कॉम्बिनेशन है, मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कोरिलेशन, क्या केमिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ना है? केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक बेटा। तो रिलेशन, कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आते बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ प्रोसेस होता है ना, और उस प्रोसेस को हम लोग को देखना कि कौन सा प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, कैसे क्या होता है ना। तो सबसे पहला जो प्रोसेस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड वाइसी वर्सा आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। लिखोगे कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी and chemical energy to electrical energy, it's known as electrochemical process, ठीक है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसमें क्या होगा बेटा? जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, है ना। और ये बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो हमेशा हर जगह नहीं होगा, ठीक है। ये एक स्पेशल डिवाइस में होता है, और जिस डिवाइस में ये प्रोसेस होगा उस डिवाइस को क्या बोलते हो?
इस डिवाइस में ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, उस डिवाइस को तुम बोलोगे सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, उसको सेल बोलोगे। ठीक बेटा, जो सेल है, सेल दो टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी के हिसाब से हम लोग है ना अपने सुविधा के लिए जो पूरे चैप्टर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, और दूसरा है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो कंडक्टेंस हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले लोग पढ़ना है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा बेटा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा? तो सॉरी बेटा, यहाँ पे जो सेल है, सेल बता दिया मैंने। सेल क्या होगा? द डिवाइस वेयर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस आर नोन एज सेल। ठीक है, तो लिख लो इसको, सेल के बारे में लिख लो। सेल यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला नहीं है, तुम ऊपर से डाल सकते हो। लिखना है सर। तो सेल लिख लो, डिवाइस वेयर इलेक्ट्रोकेमिकल इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो उसको तुम सेल बोलोगे। जो सेल है, सेल दो टाइप का होगा। ठीक है, सेल जो है दो टाइप का होगा। तो लिख लेंगे जो सेल है, सेल दो टाइप का होता है बेटा। जो पहला सेल है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा जो सेल है बेटा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो दो टाइप का सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे। ठीक है, तो आते बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो पहले ये जान लो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस जिस सेल में होता है, उसको जिस डिवाइस में होगा उसको सेल बोलोगे। सेल दो टाइप होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेल बीइंग यूज्ड, या लिखोगे सेल बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी to the chemical energy are known as electrolytic cell। ठीक है, तो हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, वो सब सेल क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। इसमें क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। तुम बाहर से यहाँ से एनर्जी दे रहे हो, जब तुम एनर्जी दोगे बेटा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर कुछ न कुछ रिएक्शन होगा। एनोड पर एनायन माइग्रेट करेगा, कैथोड पर कैटायन माइग्रेट करेगा, है ना। तो कुछ रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन होता कब है? जब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो रिएक्शन में। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हो तब ये रिएक्शन होता है। ठीक है,
इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक बेटा। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो क्या बोलोगे बेटा, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये गैल्वेनिक सेल भी है, गैल्वेनिक सेल। और इसको बैटरी भी बोलते हैं, है ना। बैटरी जो होता है, सेल जो होता है, ठीक है, जो घड़ी में लगा रहता है या फिर जो Yes, कार sir. वगैरह में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। तुम्हें मालूम है इसमें क्या होता है बेटा, इसमें तुम केमिकल डालते हो और उस केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तुम्हें, है ना। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस सेल को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल बीइंग, यानी लिखोगे द सेल बीइंग यूज्ड, the cell being used to convert chemical energy, ठीक है, chemical energy to electrical energy। ठीक है, सेल बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल लिख लेना यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और यहाँ पर तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल लॉकलांस सेल है ना, जो अलग अलग सेल होता है, घड़ी में जो सेल लगा रहता है, लेट स्टोरेज सेल, तो सब क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक बेटा, आगे जाते हैं। आगे है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में लोग पढ़ना है। सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है? कैसे सेम होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, तुम यहाँ पर वर्क कर रहे हो, यहाँ मैकेनिज्म मतलब आपकी मूवमेंट से कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पर मूवमेंट होता है बेटा केमिकल से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग होता है, केमिकल एनर्जी अलग होता है, मैकेनिकल एनर्जी अलग होता है, सब अलग अलग एनर्जी है। ठीक है बेटा। ओके सर। आगे हम लोग पढ़ना है बेटा, ये जो तुम्हारा सेल है, सेल कैसे बनेगा, जो सेल है सेल के कंपोनेंट को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे, हेडिंग तुमने डाल ही दिया होगा, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड बारे में लिखोगे, ए डिवाइस इन विच a metallic conductor is in contact with ठीक है, with electrolytic conductor is known as इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, इलेक्ट्रोड को ही हाफ सेल बोला जाता है, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, इलेक्ट्रोड क्या होता है और हाफ सेल क्या होता है। तो तुम्हें मालूम हो गया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मतलब इलेक्ट्रोड में एक मेटेलिक कंडक्टर होगा, और ये जो मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में रहेगा। ये तुम्हारा क्या है, मेटल है, मेटेलिक रॉड तुमने ले लिया। ठीक है, इस मेटेलिक रॉड को तुमने क्या किया, डिप कर दिया सोल्यूशन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और ये क्या है बेटा, मेटेलिक रॉड। तो ये जो कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, इसी कॉम्बिनेशन को रहता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, केवल तुमने मेटेलिक रॉड ले लिया तो वो इलेक्ट्रोड नहीं होगा, केवल तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया तो वो भी इलेक्ट्रोड नहीं होगा। दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को तुम इलेक्ट्रोड बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोड। याद रखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ मेटेलिक कंडक्टर। जो कंडक्टर है वो दो टाइप होता है ना,
जो कंडक्टर है तुमने पढ़ा होगा कंडक्टर। कंडक्टर होता है बेटा एक मेटेलिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है, या फिर आयनिक कंडक्टर इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है। इसी को आयनिक कंडक्टर भी बोलते हैं, आयनिक कंडक्टर। तो अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया तुमने, इलेक्ट्रोलाइट को तुमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और अगर कोई मेटल है तो मेटल में जो ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर होगा मेटल में, वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उसको तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, है ना। तो ऑल मेटल्स, ठीक है, जो मेटल्स है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और जो एक्वस सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, उसको तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मेटेलिक कंडक्टर ये हो गया, मेटेलिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये है तुम्हारा मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक रॉड को तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको तुम बोलोगे इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इलेक्ट्रोड को ही हाफ सेल बोलते हैं। तो तुमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया तो एक इलेक्ट्रोड से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो हाफ इलेक्ट्रोड है। तो दो इलेक्ट्रोड को मिलाया जाता है, दो इलेक्ट्रोड को मिला दोगे तो कंप्लीट सेल बन जाएगा, ठीक है। तो उसको आगे देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड अलग अलग टाइप का होता है ना। जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का टाइप्स पढ़ना, तो यहाँ लिखोगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड है दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ एनोड एंड कैथोड, ये तुमने बहुत पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप का, एनोड और कैथोड। तो अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, तुमने क्या पढ़ा था अभी तक, तुमने 11 पढ़ा होगा, प्लस जहाँ पर होगा वो एनोड होगा, माइनस जहाँ पर होगा वो कैथोड होगा, है ना, ये पढ़ा था तुमने। यस सर। हाँ, तो ये गलत है जो तुमने पढ़ा है, प्लस माइनस से एनोड कैथोड नहीं होता है, ठीक है। तो एनोड क्या होगा, एनोड यहाँ लिखोगे, ठीक है, एनोड। तो एनोड क्या होता है बेटा, द इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो होगा एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको तुम क्या बोलोगे, कैथोड। बस केवल यही डिफिनेशन है, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलोगे, एनोड, एनोड ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक बेटा। तो यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर नोन एज एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड being used for oxidation reaction एनोड, और यहाँ लिखोगे रिडक्शन, और जहां पर रिडक्शन होगा उसको तुम क्या बोलोगे, उसको तुम बोलोगे कैथोड, ठीक है। जैसे एक कटायन है H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस बना रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर, है ना, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड पर H प्लस क्या हो रहा है, H प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस बना रहा है, यहाँ से H2 गैस भगाभग निकल रहा है, ठीक है। तो अब तुम बताओ बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है या कैथोड, कुछ नहीं लिखा गया है, तुम्हें बताना ये कौन सा इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ देखो बेटा, जो हाँ यहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन, तो ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब क्या हुआ, कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैथोड हो गया, ठीक है। एक दूसरा दिया गया है, दूसरे रिएक्शन में यहाँ लिखा गया Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से लिख दिया गया,
तो यहाँ देखो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो होगा एनोड। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, रिडक्शन मतलब कैथोड। आ जाते हैं इसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोड पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोड इज ऑफ टू टाइप। अगर तुम रिएक्टिविटी की बात करोगे कि जो इलेक्ट्रोड है क्या वो डिजॉल्व हो रहा है सोल्यूशन में या नहीं, तो तुमने देखा होगा अलग अलग सेल में, है ना। कुछ सेल में जो इलेक्ट्रोड में लगा है, यहाँ पे जो रॉड है, रॉड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में घुल जाएगा, ठीक है। या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, इस रॉड के ऊपर डिपोजिट होकर इसको थिक मोटा कर देगा, ठीक है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर चिपक जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ये थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रोड है वो दो टाइप का हो सकता है, एक को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव अब कहीं कहीं पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होगा बेटा जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना हो पाए। यहाँ पे बेटा जो मेटेलिक रॉड है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पूरा पूरा ऐसा सच पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केमिकल हो रहा है, लेकिन जो रॉड है, जो मेटेलिक रॉड है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और अगर रॉड डिजॉल्व हो जाए, जो तुमने रॉड लिया है तो धीमे धीमे क्या हो जाए बेटा, डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, ये यहाँ पर डिजॉल्व हो गया, यहाँ पर डिपोजिट हो जाए, या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट है इस रॉड पर चिपक उसको मोटा कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट नाम से क्लियर है, इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर रहा तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, और अगर सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा तो एक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक बेटा, से एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड। एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड तुमने ले लिया प्लेटिनम। जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है उसका रिएक्टिविटी, है ना, नहीं होता है, उसका रिएक्टिव बहुत कम होता है या फिर रिएक्ट ही नहीं करेगा। दूसरा तुमने एग्जांपल लेते हो पैलेडियम, है ना, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर कहीं कहीं रिएक्ट करेगा, कहीं कहीं नहीं करेगा। जहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा सिल्वर, वो क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जहाँ पर सिल्वर रिएक्ट करने लगा वो क्या होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो ये एग्जांपल किसका बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछते बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट सर। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ना है साइन ऑफ इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है उस पर कौन साइन, प्लस आएगा या माइनस आएगा, है ना। ने प्लस माइनस देखा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आता कैसे है, ठीक है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड का साइन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा सेल है। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वहां पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होगा, और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको तुम प्लस लिखोगे, और कैथोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन जहां पर होगा उसको तुम क्या लिखोगे बेटा, रिडक्शन मतलब माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन को नेगेटिव नहीं लिखेंगे। हाँ बेटा, जो सेल है सेल के हिसाब से देखोगे। अगर यहाँ पर एनोड है, एनोड ऑक्सीडेशन प्लस लिखोगे, ठीक है। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या लिखोगे, माइनस। दूसरा सेल है बेटा, दो टाइप का सेल होता है ना, तो फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल पे जाते हैं। जो सेकंड सेल है,
सेकंड सेल है गैल्वेनिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें साइन क्या होगा उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है ना, एनोड पर हमेशा क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर साइन होगा माइनस। कैथोड पर क्या होगा बेटा, कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन क्या होगा बेटा, प्लस। याद रखो जो प्लस माइनस वो चेंज हो रहा था, तो सेल तुमने चेंज किया, जो साइन कन्वेंशन है, जो साइन है वो इलेक्ट्रोड का चेंज हो गया, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस हो गया। दिख रहा है ना बेटा, सबको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ देखो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था अब प्लस हो गया कैथोड, ठीक है। जैसे तुमने सेल को चेंज किया, सेल को चेंज करने पर इलेक्ट्रोड का साइन भी चेंज हो गया, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुआ यहाँ पर बेटा, तुमने सेल को चेंज करते जा रहे हो लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, वो है ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड की बात करें तो बेटा कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये बातें। अब ये प्लस माइनस कैसे है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। साइन में चेंज क्यों आता? आ गया हाँ, सर। ये प्लस माइनस कैसे आया है बेटा बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। पहले तो ये जान लो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये माइनस प्लस कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो माइनस हो जाता है। तो देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, आगे देखेंगे। तो आगे बढ़ते बेटा, आगे है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, लोगों को यहाँ पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को बेटा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बता दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेटा इसका एग्जाम्पल याद करो, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब होता है बैटरी, बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड अगर मेटेलिक रॉड को तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड दो टाइप होगा, एनोड और कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, अगर सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रोड तो उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलोगे। और अगर सॉल्यूशन से रिएक्ट कर गया, ठीक है, जो सरफेस एटम है जो सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है तो उसको तुम बोलोगे एक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइटिक साइन, इलेक्ट्रोड का जो साइन है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्लस माइनस होगा, इस तरह याद कर लो, ठीक है। लेफ्ट, अगर तुम्हें याद करना है इसको, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, लेफ्ट, एक मिनट, ये है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव, इस तरह, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनोड, और जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर लोन लिखोगे, LOAN। लेफ्ट, लेफ्ट पर क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। एनोड नेगेटिव होगा तो बैटरी के लिए लोन, तो याद रखो बैटरी तुम्हें खरीदना तो लोन लेकर बैटरी खरीदोगे, ठीक है, लोन। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। याद रहेगा बेटा, याद करने एक तरीका है, ठीक है, तुम किसी भी तरह से याद करो लेकिन याद करना तुम लोगों को ये। आगे आते हैं बेटा, आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, when an electrode is in contact with solution of its ion in a half cell, it has a tendency to lose or gain electrons, which is known as electrode potential. It is expressed in volts.
it is intensive property that is independent to the amount of species in the solution. देख लेते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेल बनाएंगे। ये तुम्हारा हो गया बीकर में तुमने एक मेटेलिक रॉड को डिप कर दिया। ठीक है, ये मेटेलिक रॉड है हमारा, ये मेटेलिक रॉड है। अब क्या होगा बेटा, जो मेटेलिक रॉड है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो प्लस अनायन है या फिर कटायन है उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो यहाँ पर अनायन है, देखो जो रॉड मेटेलिक रॉड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोल्यूशन में आ जाएगा बेटा। यहाँ पे इस तरह से सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, जो मटेरियल मैं यहाँ पर मेटेलिक रॉड बना रहा हूँ देखो बाहर, ये तुम्हारा मेटेलिक रॉड है। इस तरह से थोड़ा सा मैंने बना दिया मेटेलिक रॉड। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो सोल्यूशन में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। सोल्यूशन में ढेर सारे पॉजिटिव आयंस इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और जो मेटेलिक रॉड है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, मैंने उल्टा बना दिया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर यहाँ बेटा माइनस माइनस माइनस, सोल्यूशन में देखो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जो मेटेलिक रॉड है इलेक्ट्रॉन लूज कर उसी पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक तरह से एक डबल लेयर बन गया है। एक लेयर बेटा पॉजिटिवली चार्ज है और जो सेकंड लेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अगर दो टाइप का अगर चार्ज यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना बेटा। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बेटा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मतलब क्या हो कि जो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को सेट कर ले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, जो सोल्यूशन है सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, ये भी होता है। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, डबल लेयर बनेगा कुछ इसी तरह से। यहाँ पर क्या होगा, माइनस 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 माइनस, और बाहर क्या प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेसीज ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ध्यान रखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। यूनिट यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट्स। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको याद रखो बेटा, इसको हाईलाइट भी कर लो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यूनिट यहाँ पर वोल्ट्स होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो जो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको E से रिप्रेजेंट करोगे, ये E हो गया। आगे आ जाओ, यहाँ पर लिखा गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको स्टैंडर्डाइज किया गया यहाँ पर, है ना, जो ऊपर लिखा गया है इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। तो कैसे स्टैंडर्डाइज करोगे बेटा, यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटेलिक इलेक्ट्रोड and solution of ions of unit molarity and 1 atm pressure and 25 degrees Celsius is called electrode potential and it is represented by E naught। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको E naught से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। कैसे स्टैंडर्डाइज करोगे बेटा, पहला तो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर तुमने क्या ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ये दिया है बेटा, 298 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना लिया यहाँ पर, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है, और जो सोल्यूशन यहाँ पर है, सोल्यूशन का मोलरिटी लिया गया 1 मोलर।
तो ये तीन कंडीशन है, मोलरिटी 1 मोलर हो जाए, प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ई नॉट बोलोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिक्स कर दिया है तुमने, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया और कंसंट्रेशन को भी फिक्स कर दिया गया। तो तीनों चीजें फिक्स करने पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा एक कॉम्बिनेशन के लिए, और उसी कांस्टेंट को ई नॉट बोलते हैं। याद रखो, जो ई नॉट है वो कांस्टेंट है, जो ई है वो वेरिएबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज तुमने कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, और जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है, हर चीज को कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी एक कॉम्बिनेशन के लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो फिक्स रहेगा। चलो बेटा आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे हम लोग को देखना है यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ऊपर कोई डाउट बेटा पूछ सकते हो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। स्टैंडर्ड बताना एक बार दोबारा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 atm होगा, मोलरिटी 1 मोलर होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। तो ये सब कांस्टेंट करके अगर तुम इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस है कांस्टेंट करके अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे मेटेलिक रॉड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में, उसको तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुम्हें देखना है बेटा क्या होता है, ये है ना, इट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल एंड causes flow of current from electrode at higher potential to lower potential at lower higher potential to lower potential. It is also measure the free energy change standard EMF of a cell. तो बेटा इसका मतलब क्या है, पहले तो सेल EMF आया कैसे। तो अभी तक जो तुमने पढ़ा था ये था हाफ इलेक्ट्रोड के बारे में, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के बारे में, ठीक है। ये सब हाफ सेल के बारे में तुमने पढ़ा था। हाफ सेल के अलावा भी यहाँ तुम्हें क्या पढ़ना है, सेल। तो सेल क्या होगा, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो अगर तुमने दो हाफ सेल को इस तरह से, तुमने एक हाफ सेल ले लिया, एक दूसरा हाफ सेल ले लिया, है ना, इसको किसी तरह से कंबाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ तुमने वायर लगाकर, यहाँ पर सॉलिड ब्रिज लगा कर, उस तरह से तुमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। या फिर तुमने इस तरह ले लिया और यहाँ पे तुमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया। तो दोनों हाफ सेल को तुमने कंबाइन कर दिया। तो अगर दोनों हाफ सेल कंबाइन हो गया तो इस कॉम्बिनेशन क्या बोलोगे, सेल। ये जो कॉम्बिनेशन है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन लो, इस कॉम्बिनेशन को तुम सेल बोलोगे, ठीक है। तो जब तुमने सेल बना लिया, सेल का होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं सेल ईएमएफ, ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या होगा बेटा, इट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। तो यहाँ पर बेटा इस जो तुमने फर्स्ट इलेक्ट्रोड लिया इसका भी कुछ ई होगा, इसको E1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, E2 होगा। इसका जो सम होगा, ठीक है, यहाँ पर जो सम होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसी तुम क्या बोलोगे, EMF। तो सेल EMF, तो सेल EMF इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, E ऑफ कैथोड प्लस E ऑफ एनोड, ठीक है। तो मतलब तुमने सम कर दिया है, यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है। तो डिफरेंस, ये जो इक्वेशन है मैं बाद में आगे बताऊंगा क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा ये वाला इक्वेशन। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड, E नॉट एनोड, ये कहाँ से आ गया इसको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो याद रखो बेटा, सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड आर नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हटा दो,
इट इज डिफरेंस, इट इज सम बिटवीन द सम ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रेजेंट, यानी तो बेटा सम ऑफ द सम ऑफ द इलेक्ट्रोड प्रेजेंट ऑफ टू हाफ सेल। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बेटा यही तुम्हारा डेफिनेशन है ईएमएफ का, सेल ईएमएफ का। तो सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे जो लिखा गया है ये क्वेश्चन कहाँ से आया इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, ये आगे चीजें यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया गया है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो आ जाते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यहाँ पर हम लोग सेल, दोनों सेल पढ़ना है, जितने ऊपर लिखा है ना, जो सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक हो गया, दूसरा सेल क्या है बेटा गैल्वेनिक सेल, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा क्या बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या हुआ बेटा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कुछ बॉन्ड्स होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उस बॉन्ड को तुमने इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया। ठीक है, तो उसको तुम इलेक्ट्रोलिसिस बोलोगे। यानी नीचे लिखा हुआ द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज्ड इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर इन फ्यूज्ड स्टेट आर नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस किस डिवाइस में होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलिसिस जिस सेल में होता है, जिस डिवाइस में होगा, उस डिवाइस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलोगे। ठीक बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक सेल बनाया गया है। ठीक है, जो सेल है इस सेल को क्या बोलोगे, इस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में तुमने कुछ आयंस डाला होगा, इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा। मान ले तुमने यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तुमने MX डाल दिया। ठीक है, जो MX है वो डिसोसिएट होगा M+ और X- बनाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा M+ और क्या होगा, यहाँ पर X- होगा। ठीक है, तुमने यहाँ लगा दिया बैटरी, यहाँ पर बैटरी लगा दिया, तो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा सोल्यूशन में। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये वाला जो टर्मिनल है, अभी तुम्हें नहीं मालूम बेटा ये एनोड है कैथोड है, तुमने इसमें बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद एक टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिवली चार्ज जाएगा। नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात बेटा, ये समझ में आ रहा है बेटा। ये प्लस और माइनस हुआ कैसे, तुमने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने के बाद एक जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो दूसरा इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें बताना कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। तो तुमने डेफिनेशन रट लिया है, याद कर लिया है। जो एनोड है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा रिडक्शन। ठीक है, इसी से तुम्हें मालूम चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रोड है उसका साइन क्या होगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था, किसी ने पूछा भी क्वेश्चन कि सर ये साइन कहाँ से आ गया, साइन को यहाँ पर देखोगे। ठीक है, कि कैसे यहाँ पर साइन आ गया। तो अब मान लेते हैं इस वाले को यहाँ पर प्लस वाले को। ठीक है, तो मैं ये नहीं मालूम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं नोट को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं इलेक्ट्रोड कौन सा है, तुम्हें केवल ये मालूम है कि तुमने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने पर एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ बेटा जो प्लस वाला टर्मिनल है वहां पर कौन सा आयन आएगा, प्लस आएगा या माइनस वाला? नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला आएगा, X- आएगा। ठीक है, X- आएगा यहाँ पर।
तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। जो x माइनस वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा, खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो x है क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को दे देगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेटा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो x माइनस है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर। तो Yes, यहाँ पर sir. भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब हो गया एनोड, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एनोड है। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को और डाउट है? किसी को डाउट है बेटा कि यहाँ पर एनोड मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन इस एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके H2 बना लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। तो यहाँ देखो बेटा, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जो M प्लस है, M प्लस इस इलेक्ट्रॉन पास जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मेटल बना लेगा, ठीक है। तो अभी देखो जो प्लस है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, रिडक्शन। और जहां पर रिडक्शन होगा वो क्या होगा, रिडक्शन मतलब कैथोड, ठीक है। यहाँ रिडक्शन हो रहा था, ठीक, कैथोड होगा, ठीक बेटा। समझ में आ गया बेटा कि कैथोड माइनस क्यों है, एनोड प्लस क्यों है ना। जो कैथोड है, कैथोड पर माइनस साइन क्यों आया, कैथोड, और एनोड पर प्लस साइन क्यों आया, ये भी मैंने बताया था। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पॉजिटिव, लोग तुम्हें याद करना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो होगा एनोड और होगा पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव चार्ज, इस तरह भी याद कर लो। और यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो डायग्राम में डाउट नहीं है, चलो डाउट क्रिएट करते हैं। तो अब मैं इसको अरेंज कर दूं बेटा, इससे जो मैंने लिखा है तुमने नोट कर लिया होगा। यस सर। तो अब देखो तुमने यहाँ पर क्या किया था, डिसाइड कर लिया कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, तुमने लिख दिया साइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर जो हमने कंडीशन लिया था वो बहुत ही सिंपल कंडीशन था। यहाँ पर तुमने mx ले लिया, ठीक है। अब क्या है बेटा कि यहाँ पर हम लोग एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर तुम ले लेते हैं NaCl ले लेते हैं, ले लेते हैं बेटा NaCl, ठीक है। हमने कंपाउंड ले लिया NaCl। अब दूसरा ले लिया तुमने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। दोनों को तुमने इसमें डिजॉल्व कर दिया, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें दोनों ही सॉल्ट है, NaCl भी है और कैल्शियम क्लोराइड भी है, ठीक है। दोनों को डिजॉल्व कर दिया, डिजॉल्व होने पर NaCl Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ बनाएगा और जो Cl- इस तरह से रहेगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्यों लिखेंगे मेटल्स को, ठीक है। जो मेटल है कल मेटल को देखो अभी फिलहाल के लिए एनायन दोनों में सेम है, ठीक है। एनायन यहाँ पर क्या होगा, जो Cl- है सेम है, लेकिन जो कटायन है ना, कटायन दोनों के लिए अलग अलग है। एक में कटायन देखो क्या है, Na+ है, दूसरा कटायन क्या है, Ca2+ है, ठीक है। दो टाइप का कटायन यहाँ पर है, ठीक बेटा। तो अब तुम्हें ये बताना है कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। एनोड पर तो काफी क्लियर है, केवल एक ही एनायन है, तो एनोड पर Cl- जाएगा, जो Cl- है वो एनोड पर जाएगा, ठीक है। Cl2 बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करेगा, तो ये हो रहा है बेटा एनोड रिएक्शन, ठीक है। सर जो तो, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं यहाँ बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर कैथोड। कैथोड पर दो पॉसिबिलिटी है ना सर Na जाएगा। Na+, दूसरा है Ca2+, सर ठीक है। Na। तो अब जो Na है, Na भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नहीं कैल्शियम सर भी इलेक्ट्रॉन Ca2। एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ क्या बनाएगा Na, है ना, और यहाँ क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो अब देखो
तुम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाओगे, यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, हाँ होगा ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स था F इक्वल टू है ना K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स तो कैल्शियम ज्यादा होगा, कैल्शियम यहाँ पर अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, है ना। तो सोडियम है, सोडियम के ऊपर भी एक प्लस चार्ज है, ठीक है, सोडियम भी अट्रैक्ट होगा लेकिन कम अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर डिपोजिट हो जाएगा, मतलब दोनों ही क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये बताना है कौन ज्यादा डिपोजिट होगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया, चार्ज हो गया। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है साइज, ठीक है, साइज। देखो जिसका साइज बड़ा होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा, उसका आयनिक मूवमेंट, है ना, आयनिक मूवमेंट क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी का वर्ड तुम्हें मालूम है, इंग्लिश का वर्ड है मोबिलिटी, है ना। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। तुम अपने चलो बेटा कोई बहुत मोटा सा हेल्दी सा पर्सन है, ठीक है, और कोई पतला सा है, ठीक है, तो अगर रन करोगे, यहाँ पे दौड़ोगे, तो जो बड़ा मोटा सा है वो उतना है ना दौड़ नहीं पाएगा, जो दुबला पतला है तेजी से निकल जाएगा आगे, है ना बेटा, तो तुम जानते ही हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आयंस में भी होता है, जो आयंस है ना, जिसका साइज बड़ा होगा उसका मूवमेंट बहुत ही स्लो होगा, ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा उसका मूवमेंट फास्ट होगा। इतना तो मालूम बेटा तुम लोगों को, इसमें डाउट है बेटा यहाँ तक। तो पहला फैक्टर है यहाँ पर चार्ज, सेकंड फैक्टर है साइज, ठीक है, थर्ड फैक्टर पे आते हैं। सर एक बार साइज का वापस बताना सर। बेटा जिसका साइज बड़ा होगा उसका मूवमेंट स्लो होगा या नहीं होगा बेटा, तुम बताओ। उसका साइज बड़ा होगा उसका मूवमेंट स्लो होगा ना, उसका साइज छोटा उसका मूवमेंट फास्ट होगा, है ना बेटा। साइज में नहीं बताया, जिसका साइज बड़ा होगा हायर साइज स्लोअर मूवमेंट, ठीक है, एंड लोअर साइज फास्टर मूवमेंट। और कोई डाउट है सर? इस केस में तो मतलब हम उसका कहते हैं जो Na2+ और Ca2+ के बीच में कंपैरिजन करेंगे साइज का, Na+ का और Ca2+, जो आयंस है यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। पहले देखो बेटा, पहले तुमने केवल Mx लिया था, है ना, मतलब केवल एक कटायन था तुम्हारे पास, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था। अब यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है Na+ और Ca2+ में, ठीक है। कंपटीशन किस बात का हो रहा है, कंपटीशन इस बात का हो रहा है कि कौन सा आयन सबसे पहले यहाँ पर जाकर डिपोजिट होगा, Na+ जाएगा या Ca2+ जाएगा, है ना। तो इस कंपटीशन के लिए यहाँ पर कई सारे फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वहां पर 1 बाय 1 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट फैक्टर वो चार्ज हो गया, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, साइज। सर जिससे कम चार्ज है वो जल्दी रिड्यूस नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, पहले तो जहाँ पर इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रिक पास जाना तो पड़ेगा बेटा मेटल को, M+ को। अगर यहाँ पर चार्ज कम है, 30 फोर्स का, मान लो यहाँ पर कोई न्यूट्रल मेटल ले ले, न्यूट्रल मेटल, क्या न्यूट्रल वाला जाएगा यहाँ पर? नहीं जाएगा ना। अगर चार्ज बहुत कम है तो उसका माइग्रेशन भी तो कम होगा, स्लो होगा। अगर चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका माइग्रेशन भी बहुत फास्ट होगा ना। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो सर चार्ज और साइज में चार्ज को देखेंगे। अभी बताता रहा हूँ बेटा, अभी सब फैक्टर बता लूं फिर बता रहा हूँ मैं क्या देखना है। इतना समझ में आ गया? पहला हो गया चार्ज, दूसरा हो गया साइज, तीसरा हो गया हाइड्रेशन। तीसरा है बेटा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा हाइड्रेशन? सर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का
इकट्ठा हो जाना मॉलिक्यूल के आसपास, नहीं, वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल। हाँ, तुमने मेटल को यहाँ देखो, मेटेलिक यहाँ पर देखो आयन से बेटा है ना, से NaCl ले लिया, तो Na प्लस जो कटायन है, कटायन को तुमने वाटर में डाल दिया, तो कटायन के चारों तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस तरह से इसको हाइड्रेट कर देंगे, है ना, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। तो दो टाइप का यहाँ पर आयन है, एक है तुम्हारा Na प्लस, दूसरा क्या है Ca2 प्लस। तो Ca2 प्लस के भी चारों तरफ वाटर डाइपोल आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो वाटर डाइपोल है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस तरह से चारों तरफ इसको सराउंड कर लेगा, ठीक है बेटा। तो वाटर डाइपोल दोनों साइड आ जाएगा, यहाँ पर इसमें Ca2 प्लस के पास भी आ जाएगा, Na प्लस भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रेशन भी एक फैक्टर यहाँ पर है। तो यहाँ देखो ढेर सारे यहाँ पर फैक्टर मिल रहा है, एक तो हो गया चार्ज, हो गया दूसरा, हो गया साइज, हो गया तीसरा, हो गया हाइड्रेशन, हो गया, है ना। तो अलग अलग यहाँ पर फैक्टर है। तो एक फैक्टर क्या करेगा, एक फैक्टर इसका डिपोजिशन का, ऐसे मैंने चार्ज ले लिया, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिपोजिशन होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या बेटा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन भी तो होगा। अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो गया उससे क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ही बड़ा उसका साइज जाएगा। तो साइज क्या होगा बेटा, तुमने चार्ज बढ़ा दिया, ठीक है, जो चार्ज तुमने इंक्रीज कर दिया तो साइज भी क्या होगा उसी हिसाब से जो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। तुमने चार्ज को बढ़ा दिया लेकिन आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो गया लेकिन आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। एक दूसरे क्या कर रहा है बेटा, काट रहा है, ठीक है। एक फैक्टर क्या हो रहा है कि इसका मूवमेंट जो है फास्ट कर रहा है, दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है बेटा, जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर मूवमेंट को कम कर रहा है। तो अब यहाँ पर किया क्या जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म है यहाँ पर निकाला गया, उस टर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा जाता है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, जो ऊपर जो मैंने 3-4 बताया यहाँ पर फैक्टर, इन सब फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे फैक्टर बेटा इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितने भी फैक्टर्स है सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वो चार्ज वाला फैक्टर हो, साइज हो, चाहे वो आयनिक मोबिलिटी हो, चाहे हाइड्रेशन हो, ठीक है। हर एक फैक्टर को यहाँ पर कंसिडर किया गया और हर एक फैक्टर कंसिडर करने के बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया गया, ठीक बेटा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर किस आयन का डिपोजिशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर दिया गया है, रिडक्शन के फॉर्म दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ट्वाइस F- बना रहा है। तो यहाँ पर जो E नॉट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 2.87 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का, एक कोबाल्ट तुम ले लिया, एक तुमने F2 ले लिया, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया, तुमने कोबाल्ट 3+ ले लिया, दोनों को रिड्यूस करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन देकर दोनों को ये क्या कर रहे हो, रिड्यूस करा रहे हो, ठीक है। पहला क्या बना बेटा, ट्वाइस F- दूसरा क्या बना, CO2+ बना रहा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन होगा बेटा। तो इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बेटा, अगर रिडक्शन हो रहा है बेटा, रिडक्शन के लिए क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87, कोबाल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.81। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो नहीं होगा, ठीक है बेटा। इतना तो समझ में आ रहा है बेटा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखकर हम क्या बताएंगे, कौन सा रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। यस सर। फिर से आ जाओ, दोबारा देखो, यहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, है ना। दोबारा देखो सर यहाँ, डेफिनेशन बता दो एक बार स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले दोबारा देखो यहाँ पर, जैसे मटेरियल से बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, तुमने क्या किया, दो टाइप का, पहले तो तुमने सिंगल सॉलिड NaCl लिया,
NaCl यहाँ पर लिया, NaCl में कोई डाउट नहीं था, Na+ जाएगा कैथोड पर, रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर Cl बन जाएगा एनोड पर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन जब तुमने यहाँ पर दो सॉल्ट को मिक्स कर दिया, Cl2 भी डाल दिया या फिर कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो अब सोल्यूशन में दो टाइप का कटायन आ गया। तो अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, ठीक है। जब इन दोनों में कंपटीशन होगा बेटा, तो यहाँ पर अलग अलग फैक्टर आएंगे। जब कंपटीशन होगा तो यहाँ कंपटीशन क्या क्या देखोगे बेटा, कंपटीशन में यहाँ पर तुम सबसे पहले क्या देखोगे, कंपटीशन में नंबर 1 तुम देखोगे चार्ज, ठीक है। नंबर 2 क्या देखोगे बेटा, नंबर 2 देखोगे साइज, नंबर 3 क्या देखोगे, आयनिक मोबिलिटी, नंबर 4 क्या देखोगे बेटा, नंबर 4 तुम देखोगे हाइड्रेशन, है ना। तो यहाँ पर 4 फैक्टर यहाँ पर मेनली देखेंगे हम लोग। इन चारों फैक्टर में एक फैक्टर रेट ऑफ डिपोजिशन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, दूसरा फैक्टर रेट को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग फैक्टर है, एक फैक्टर दूसरे को काट रहा है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सा रिएक्शन होगा एनोड पर या फिर कौन सा रिएक्शन कैथोड पर होगा। तो इन चारों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाया गया। इन चारों फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जितने भी आयंस है यहाँ पर, कैटायन, एनायन या फिर जितने भी मॉलिक्यूल है, सबका एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टेबुलेट किया गया, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए। और ऑक्सीडेशन क्या देखोगे बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए तुम क्या देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देना, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे और रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, ऊपर जो 4 फैक्टर मैंने बताया था, इन चारों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन एनोड पर और कौन सा रिएक्शन कैथोड पर होगा। तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। मान लेते हैं जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में 2 टाइप का एनायन है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 टाइप का ले लेता हूँ, एक ले रहा हूँ नाइट्रेट ले रहा हूँ। सर तो ये टेबल याद करनी पड़ेगी मतलब? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद करना है, बता रहा हूँ बेटा, अभी घबराओ मत तुम देखकर, है ना। बता रहा हूँ मैं क्या करना है, सबका ट्रिक बताऊंगा मैं। तो एक तुम्हारा हो गया, यहाँ पर मैं जो एग्जांपल ले तो वही ले रहा हूँ, ठीक है। तुमने ले लिया फ्लोरीन, फ्लोरीन को तुमने रिड्यूस किया। दूसरा यहाँ पर कोबाल्ट, कोबाल्ट को भी रिड्यूस किया, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही रिएक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो रिएक्शन नहीं होगा। तो अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्वेश्चन में, क्या तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब देखोगे यहाँ पर तो जो रिएक्शन है, आप देखो ऊपर से नीचे तक देखते जाओ, बहुत सारा है। और ये जो टेबल है कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर पूरे आयंस है वो है नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर इनफाइनाइट आयंस होते हैं, कैटायन एनायन तो देख लिया जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो सब तो दिया नहीं गया है। नंबर को देखो यहाँ पर 2.87, 1.81, 1.78, क्या इस नंबर को तुम याद कर पाओगे कभी भी। मोबाइल नंबर भी तुम्हें नहीं याद होगा, घर में जितने भी मेंबर है सबका मोबाइल नंबर भी नहीं याद है। ये नंबर याद करना तो बहुत मुश्किल काम है बेटा, है ना। यस सर, गिवन होगा फिर तो। हाँ, इसका मतलब ये जो नंबर है हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और जहां पर नहीं दिया रहेगा वहां पर हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक बेटा। तो अब याद रहे बेटा, रिडक्शन के तुम रिडक्शन पोटेंशियल देखो। अब देखो होता क्या है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में केवल रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा, ठीक है। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही दिया रहेगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा वो नहीं दिया रहेगा, है ना। जैसे
यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा गया है मैं इसको लिख रहा हूँ, F2 in gaseous state plus 2 electron gives twice F minus and E naught is equal to 2.87 दिया गया है, ठीक है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि जो mx है तो यहाँ पर क्या होगा, mf होगा यहाँ पर या फिर NaF होगा। तो NaF क्या देगा सोल्यूशन बेटा, यहाँ पर देगा F माइनस प्लस Na प्लस, है ना। तो सोल्यूशन में F माइनस होगा, मतलब जो F माइनस है ना, ट्वाइस F माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा बेटा, फ्लोरीन गैस, है ना। तो यहाँ पर हो गया, ये तो तुम्हारा रिडक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, F माइनस F2 में जा रहा है मयंक। सर ये भी तो यस सर, हाँ, F माइनस F2 में जा रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो तुमने ऑक्सीडेशन कैसे बनाया, बस इस वाले रिएक्शन को, जो रिएक्शन लिखा हुआ उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। जब रिएक्शन को उल्टा करोगे तो जो E नॉट है वो भी उल्टा हो जाता है, -2.87। ओके सर, ठीक है, मतलब कि केवल एक ही चीज दिया रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। सर मेरा एक डाउट था सर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पॉजिटिव आयन का देखेंगे ना सर, मतलब F माइनस का क्यों देखेंगे, Na प्लस का देखेंगे? नहीं, कॉमन आयन तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन तो F माइनस का ही हो रहा है ना बेटा। यहाँ देखो जो तुमने ऊपर रिएक्शन लिखा था Cl माइनस, तो एनोड पर क्या जाएगा, एनोड पर Cl माइनस ही जाएगा ना, जगह सोल्यूशन में Cl माइनस है तो Cl माइनस से जाएगा एनोड पर। तुमने यहाँ पर एक सॉल्ट लिया, तुमने NaCl ले लिया, दूसरा सॉल्ट ले लिया तुमने NaF ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कटायन तो सेम हो गया, लेकिन जो अनायन है, अनायन तो अलग अलग आ जाएगा ना। अब यहाँ पर तुम दो अनायन मिलेगा तुम्हें, F माइनस मिलेगा, दूसरा Cl माइनस मिलेगा। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन है, ठीक है, F माइनस और Cl माइनस। तो जो F माइनस है, देखो F माइनस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 2.87 है। Cl माइनस में देखो Cl तुम्हारा यहाँ पर है, तो ये है Cl माइनस, Cl माइनस का 1.36। तो F माइनस और Cl माइनस में कौन सा पहले डिप्यूट होगा बेटा, अगर F माइनस भी है तो Cl माइनस भी है तो F माइनस पहले जाएगा। मतलब कि दो रिएक्शन दिया गया है, F माइनस गिव्स F2 प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरा रिएक्शन दिया गया है Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ना होकर ये वाला रिएक्शन होगा, है ना। तुम्हें कंपटीशन देखना है, वो कंपटीशन होता है कटायन में भी होता है, वो अनायन में भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। एनोड पर भी कंपटीशन होगा और कैथोड पर भी कंपटीशन हो सकता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर आपने जो ये फैक्टर्स बताए इन्हें इसी सीरियल ऑर्डर में चेक करना है या कोई और ऑर्डर है? नहीं नहीं, ये फैक्टर तुम्हें चेक करना ही नहीं है। तुम्हें आप क्या चेक करना बेटा, क्योंकि इस फैक्टर के चक्कर में रहोगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे बेटा। चार्ज अगर तुम देख रहे हो तो एक का चार्ज ज्यादा है लेकिन साइज डिक्रीज है, साइज कम है उसका। एक का मोबिलिटी ज्यादा है लेकिन हाइड्रेशन उसका ज्यादा हो गया। तो अगर इस फैक्टर को देखोगे तो फैक्टर से कुछ क्लियर कट आइडिया तुम्हें लगेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर न देखकर केवल और क्या देखना है, तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल केवल देखना है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। सर जो हमें नीचे टेबल में दे रखे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं ना? हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ लिखा हुआ सर। लेकिन जो हमने अभी F और क्लोरीन की रिएक्शन जो कराई वो तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल क्यों देख रहे हैं? हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देखना चाहिए। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ठीक है, इसका उल्टा करके देखोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या देखोगे, इसका उल्टा करके देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, तुमने सही बोला है यहाँ पर। तो अगर तुम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1.36, और इसका कर जाएगा बेटा -2.87। तो ये वाला रिएक्शन होगा, ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरीन ऑक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीजन, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। जब यहाँ पर -1.36 है और इसका वैल्यू है -2.87, तो -1.36 इज ग्रेटर देन -2.87, तो रिएक्शन विल बी, ऑक्सीडेशन विल बी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है बेटा?
अभी क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मत जाओ बेटा, आगे यहाँ सर, पर आगे। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यस ठीक है। सर। तो आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देखेंगे। डिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, तो यहाँ लिखा गया इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर अवेलेबल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस then that ion is discharged first at respective electrode which requires least energy, that is discharging potential, ठीक है। जो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा सबसे पहले उसी का डिपोजिशन होगा, वही डिस्चार्ज होगा, ठीक बेटा। इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो आगे आते हैं एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस Na+Cl- है ना। तो कैथोड पर H2 गैस बनेगा और एनोड पर Cl2 गैस बनेगा, Na+ और OH- सॉल्यूशन में रह जाएंगे। तो इस पर मैं बात में आपको देखो, हाँ ठीक है, इस पर मैं आऊंगा कि यहाँ पर Na+ का क्या होगा, मैं इस पर आऊंगा। पहले जो आसान वाला उसको मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मैं कल बताऊंगा इन चारों को, थोड़ा सा है इसमें। सर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। डिस्चार्जिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको छोड़ दो बेटा, डिस्चार्जिंग मतलब एनर्जी, जो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसको देखो, तो छोड़ो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, ये मिसलीडिंग वर्ड है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखोगे लीस्ट एनर्जी, जो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी का डिस्चार्ज पहले होगा, ठीक है। पहला है एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, ठीक है। यहाँ पर तुमने एग्जांपल लिया मोल्टेन NaCl का, तो मतलब जो NaCl उसको मेल्ट कर दिया, सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा बेटा, केवल Na+ और Cl- होगा सोल्यूशन में, है ना। और यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है, समझा बेटा। मोल्टेन NaCl का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया, तो अब क्या होगा बेटा, एनोड पर क्या जाएगा, कैथोड पर क्या जाएगा। एनोड पर अनायन मैग्नेट का जो Cl- है वो एनोड पर जाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा। कैथोड पर जो कटायन है वो कैथोड पर मैग्नेट करेगा, याद रखो, कटायन कैथोड, अनायन एनोड, इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। Na+ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Na सोडियम बना लेगा। तो यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम मेटल बनेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करते जाओगे तो जो NaCl है उससे क्या मिलेगा तुम्हें, सोडियम मेटल मिलता जाएगा। और जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस कहाँ पर डिप्लीट होगा बेटा, एनोड पर। जो एनोड है, एनोड पर तुम्हें क्लोरीन गैस मिलेगा, ठीक है। एनोड पर तुम क्लोरीन गैस को निकाल लोगे और कैथोड पर यहाँ पर क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा। तो ये एक मेथड बेटा, सोडियम मेटल बनाने का एक मेथड है। सोडियम और क्लोरीन तुम दोनों इस मेथड से बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो भी है आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। सर वो जो आपका पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था सर, वो डाउट वाला। हाँ बेटा, वो क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है। एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। अच्छा, वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, λ1 K1 = λ2 K2। ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तुम लोगों को नहीं पढ़ना है सर, ये हमें फिजिक्स में पढ़ाएंगे। हाँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, ओके ठीक है। Good इसमें evening, थोड़ा सा sir. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हायर लेवल का मैथ इसमें है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में नहीं, मैथ जो आता है फिजिक्स में ही होता है, वहीं पर तुम्हें पढ़ना है। तो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में Good evening, sir. जो भी ट्रिक वगैरह है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना।